हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 4। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, ये मेरा पिछले 3 हफ्तों में 10वां जॉब इंटरव्यू है और अब मुझे घबराहट महसूस हो रही है। मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि 1 महीने का किराया दे सकूं। ये कहा जाता है कि आदमी के पास 6 महीने का बफर होना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में काम आए, लेकिन ये बात सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास 6 महीने का बफर हो। खैर, 2 महीने का ही बफर होता तो भी बहुत होता, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ $200 से भी कम है। मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले 9 इंटरव्यूज में क्या गलती की। साफ सफाई और बेबी सिटिंग के लिए अप्लाई किया था। एक औरत ने तो मुझे सीधा ये कह दिया था कि वो मुझे हायर करने वाली है, लेकिन अब 1 हफ्ता हो गया और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बाकी सबका भी यही हाल है। मुझे लगता है उसने बैकग्राउंड चेक करवाया होगा और बात वही खत्म हो गई। अगर मैं कोई और होती तो किसी क्लीनिंग सर्विस में शामिल हो जाती और मुझे ये सब इंटरव्यूज का झंझट नहीं होता। लेकिन उन लोगों ने भी मुझे हायर करने से इनकार कर दिया है। मैंने कोशिश की है, लेकिन बैकग्राउंड चेक सब कुछ खराब कर देता है। कोई भी नहीं चाहता कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला उनके घर के अंदर आए। इसीलिए मैं ऑनलाइन एड्स लगाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कोई कांटेक्ट करे। आज के इंटरव्यू से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैं एक शख्स से मिलने जा रही हूँ जिसका नाम डॉगलास गैरिक है। वो अपर वेस्ट साइड के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है, जो सेंट्रल पार्क के बिल्कुल वेस्ट में है। ये अनगॉथिक स्टाइल इमारतों में से है जिसमें छोटी-छोटी बुर्जें हैं जो आसमान में उठी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस बिल्डिंग के चारों तरफ खाई होनी चाहिए और कोई ड्रैगन इसे गार्ड कर रहा हो, ना कि ये एक आम जगह हो जहां सीधा सड़क से अंदर आ जाओ। एक बूढ़े डोरमैन ने, जिसके बाल सफेद हैं, मेरे लिए फ्रंट डोर खोला और अपनी काली टोपी उतार के सलाम किया। मैं उसे मुस्कुराहट के साथ देखती हूँ, लेकिन फिर से मेरी गर्दन के पीछे वो चुभन सी महसूस होती है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। उस रात के बाद जब मैं नौकरी से निकाली गई थी और घर आई थी, मुझे ये एहसास कई बार हुआ है। साउथ ब्रॉन्क्स के मेरे इलाके में तो ये बात समझ में आती है। वहाँ हर मोड़ पर कोई लुटेरा हो सकता है जो सिर्फ इस इंतजार में हो कि कोई पैसे वाला दिखे और इसे लूट लिया जाए। लेकिन यहाँ मैनहट्टन के सबसे महंगी और पोश जगहों में से एक में बिल्डिंग के अंदर कदम रखने से पहले मैं अचानक मुड़ के पीछे देखती हूँ। रास्ते पर लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं है। मैनहट्टन की गलियों में अजीबोगरीब और दिलचस्प लोग हर वक्त नजर आते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे देखने का किसी का कोई रीजन नहीं बनता। फिर मेरी नजर उस कार पर पड़ती है, एक ब्लैक माज्डा सेडान। शहर में शायद हजारों ऐसी गाड़ियां होंगी, लेकिन इसे देखकर मुझे अजीब सा डेजा वू होता है। थोड़ी देर लगती है समझने में। इसका दायां हेडलाइट टूटा हुआ है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने साउथ ब्रॉन्क्स में अपने अपार्टमेंट के पास भी ऐसी ही ब्लैक माज्डा देखी थी, जिसका दायां हेडलाइट टूटा था। क्या वाकई देखा था मैंने? मैं विंडशील्ड के अंदर झांकती हूँ, गाड़ी खाली है। फिर नीचे झुककर नंबर प्लेट देखती हूँ। न्यूयॉर्क प्लेट है। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं नंबर याद कर लेती हूँ। 58F321। नंबर का मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर ये दोबारा नजर आया तो मैं पहचान लूंगी। मिस, डोरमैन की आवाज मुझे मेरी सोच से बाहर निकालती है। क्या आप अंदर आना चाहती हैं? ओह! मैं हाथ मुंह के पास ले जाकर हल्की सी खांसी करती हूँ। जी सॉरी। हाँ, मैं अंदर आना चाहती हूँ। मैं इमारत की लॉबी में कदम रखती हूँ। यहाँ छत से लटकते शैंडिलियर्स और दीवारों के किनारे लगे टॉर्च जैसे लैंप्स रोशनी दे रहे हैं। छत नीचे की तरफ घूमती हुई गुंबद की शक्ल में है, जैसे किसी सुरंग में जा रही हो। दीवारों पर नक्शो निगार और पेंटिंग्स हैं, शायद हर एक की कीमत लाखों में हो। आप किससे मिलने आई हैं मिस? डोरमैन पूछता है। गैरिक फैमिली, 20। वो आंख मार कर कहता है, पेंट हाउस। अच्छा भाई, पेंट हाउस वाले लोग। मैं कोशिश क्यों करती हूँ? डोरमैन ऊपर फोन करके अपॉइंटमेंट कंफर्म करता है, फिर मुझे लिफ्ट तक ले जाता है और एक खास चाबी से उसे अनलॉक करता है ताकि मैं पेंट हाउस तक जा सकूं। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मैं जल्दी से अपनी शक्ल सूरत का जायजा लेती हूँ। अपने ब्लॉन्ड बालों को ठीक करती हूँ जो एक सादे से बन में बांध रखे हैं।
میں نے اپنا سب سے اچھا بلیک سلیکس کا پیئر پہنا ہوا ہے اور ایک سویٹر ویسٹ۔ میں اپنا سینہ تھوڑا ٹھیک کرنے لگتی ہوں لیکن پھر میری نظر ایلیویٹر کے کونے میں لگی کیمرے پر پڑتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈور مین کو کوئی شو دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایلیویٹر کے دروازے سیدھا گیرج کے پینٹ ہاؤس کے فوائر میں کھلتے ہیں۔ جب میں ایلیویٹر سے باہر نکلتی ہوں تو گہری سانس لیتی ہوں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں کی ہوا میں بھی امیری کی بو ہے، شاید کسی مہنگی کولون اور نئے نئے $100 بلز کا مکس۔ میں فوائر میں کچھ دیر کھڑی رہتی ہوں، انشور کہ بنا کسی کی فارملی بلائے یہاں سے آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنا دھیان ایک سفید پوڈیم پر رکھی ایک گرے اسٹیچو کی طرف لگا لیتی ہوں۔ یہ بس ایک سیدھی اسموتھ سٹون ہے جو کسی بھی سٹی پارک میں مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی قیمت شاید میری زندگی بھر کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو۔ ملی کچھ سیکنڈ پہلے مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ آدمی فوائر میں نظر آئے۔ یہ مسٹر گیرک ہیں، وہی شخص جس نے مجھے آج انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ عام طور پر کلیننگ جابس میں مجھے ہمیشہ کسی عورت نے ہائر کیا ہے، لیکن مسٹر گیرک بہت پرجوش لگتے ہیں۔ وہ جلدی سے فوائر میں آتے ہیں، مسکراہٹ ان کے چہرے پر، ہاتھ آلریڈی آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ مسٹر گیرک، میں کہتی ہوں، پلیز، وہ کہتے ہیں جب ان کا مضبوط ہاتھ میرے ہاتھ میں آتا ہے، مجھے ڈاگلاس کہہ کر بلاؤ۔ ڈاگلاس گیرک بالکل اس شخص جیسا لگتا ہے جو اپر ویسٹ سائڈ کے پینٹ ہاؤس میں رہتا ہو۔ وہ 40 کے قریب ہیں اور ایک کلاسک ہینڈسم شکل والے ہیں، ایک دم چزل جو لائن اور کانفیڈنٹ لک۔ ان کا سوٹ بہت مہنگا لگ رہا ہے اور ان کے ڈارک براؤن بال چمکدار اور پرفیکٹلی کٹ ہیں۔ ان کی گہری براؤن آنکھیں تیز ہیں اور میری آنکھوں سے اتنا ہی آئی کانٹیکٹ کرتی ہیں جتنا ضروری ہو۔ نائس ٹو میٹ یو، ڈاگلاس، میں کہتی ہوں۔ تمہارا شکریہ کہ آج آئی۔ ڈاگلاس گیرک شکریہ ادا کرتے ہیں اور مجھے ایک بہت بڑے لیونگ روم میں لے جاتے ہیں۔ میری وائف وینڈی اکثر خود گھر کے کام کرتی ہے۔ وہ اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے کہ سب کچھ خود سنبھالیں، لیکن وہ کچھ عرصے سے ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ کسی کی مدد لیں۔ ان کا یہ کہنا مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ پینٹ ہاؤس میں رہنے والی عورتیں عام طور پر سب کچھ خود کرنے والی نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں تو اکثر نوکر کے بھی نوکر ہوتے ہیں۔ آف کورس، میں کہتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کوکنگ اور کلیننگ کے لیے کوئی چاہیے۔ وہ سر ہلا کر کہتے ہیں، جنرل ہاؤس کیپنگ کا کام، جیسے ڈسٹنگ، صفائی، لانڈری وغیرہ، اور ہفتے میں کچھ دن رات کا کھانا بنانے میں مدد۔ کیا یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ میں تو اس وقت ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں کافی سالوں سے اپارٹمنٹس اور ہاؤسز کی صفائی کر رہی ہوں۔ میں اپنا سامان لا سکتی ہوں، کلیننگ سپلائز اور… نہیں، یہ ضروری نہیں ہوگا، ڈاگلاس میری بات کاٹ دیتے ہیں۔ میری بیوی وینڈی صفائی کے سامان کے معاملے میں بہت خاص ہے۔ اسے اسمیل سے سینسیٹیوٹی ہے، وہ اس کے سمٹمز کو ٹریگر کرتا ہے۔ آپ کو ہمارے اسپیشل کلیننگ پروڈکٹس ہی یوز کرنا پڑے گا، ورنہ… بالکل، میں ترنت کہتی ہوں، جیسے آپ چاہیں۔ ونڈرفل، ان کے کندھوں سے ہلکی سے ٹینشن اترتی دکھائی دیتی ہے۔ اور ہمیں آپ کی ضرورت فوراً ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ گڈ گڈ، ڈاگلاس ایک ہلکے سے شرمندگی بھرے مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں یہ جگہ تھوڑی سی انٹائیڈی ہے۔ میں لیونگ روم میں قدم رکھتی ہوں اور چاروں طرف دیکھتی ہوں۔ پوری بلڈنگ کی طرح یہ پینٹ ہاؤس بھی مجھے کسی پرانے زمانے میں لے جاتا ہے، خاص طور پر گارجس لیدر صوفے کے سوا باقی کا فرنیچر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی دوسری سینچری میں بنایا گیا ہو اور پھر وقت روک کر یہاں شفٹ کر دیا گیا ہو۔ اور مجھے ہوم ڈیکور کا تھوڑا بھی علم ہوتا تو شاید میں کہہ سکتی کہ کافی ٹیبل ارلی 20th سینچری کا ہینڈ کارو پیس ہے، یا پھر گلاس ڈورز والا بک کیس فرینچ نیو کلاسیکل ریوائول پیریڈ کا ہے۔ جو بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی قیمت چھوٹی سی دولت کے برابر ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، یہ اپارٹمنٹ گندا نہیں ہے، یہ تو گندے کا بالکل الٹا ہے۔ اور مجھے کلیننگ شروع کرنی ہو تو شاید مائکروسکوپ چاہیے ہوگا جہاں کوئی دھول کا ذرہ مل جائے۔ میں جب چاہے شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آہستہ سے کہتی ہوں۔ فنٹاسٹک، ڈاگلاس تسلی سے سر ہلاتا ہے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، کیوں نہ آپ بیٹھ جائیں، ہم تھوڑا اور بات کر لیں۔ میں سیکشنل صوفے پر ڈاگلاس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور سافٹ لیدر میں ڈوب جاتی ہوں۔ او مائی گاڈ، یہ میری زندگی میں محسوس کی گئی سب سے کمفرٹیبل چیز ہوگی۔ میں تو بروک کو چھوڑ کر صرف اس صوفے سے شادی کر لوں تو بھی میری زندگی کے تمام ارمان پورے ہو جائیں۔
डोगलास अपनी गहरी धसी हुई आंखों से मुझे घूरता है, उन घनी डार्क ब्राउन भौहों के नीचे से। तो मिली, अपने बारे में कुछ बताओ, वो कहता है। मैं इस बात की कदर करती हूँ कि उसकी आवाज में फ्लर्टेशन का कोई असर नहीं। उसकी नजरें पूरी तरह मेरी आंखों में है, ना बूब्स पर ना लेग्स पर। मैं सिर्फ एक बार अपने एम्प्लॉयर के साथ इन्वॉल्व हुई थी और कसम से कभी दोबारा वो रास्ता नहीं लूंगी। मैं खुद से अपना दांत प्लायर से खींच लेना पसंद करूंगी उससे बेहतर। वेल, मैं गला साफ करती हूँ। मैं इस वक्त कम्युनिटी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। मैं सोशल वर्कर बनने का प्लान कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फीस और खर्चे खुद संभालने पड़ते हैं। वो तो काफी काबिल तारीफ है। वो मुस्कुराता है। उसके दांत बिल्कुल सीधे, सफेद और परफेक्ट हैं। और आपको कुकिंग का तजुर्बा है? मैं सर हिलाती हूँ। मैंने जिन फैमिलीज के लिए काम किया है उनके लिए कुकिंग भी की है। मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, लेकिन कुछ क्लासेस ले रखी हैं। और मैं इधर उधर देखती हूँ, लेकिन ना कोई खिलौने हैं, ना बच्चे का कोई निशान। बेबी सिटिंग भी करती हूँ। डॉगलास का चेहरा एकदम से कस जाता है। उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुरंत पछताती हूँ। अपनी बड़ी जबान को कोसती हूँ। उसने कभी बेबी सिटिंग का जिक्र नहीं किया था। शायद मैंने उसे किसी दर्दनाक याद की तरफ धकेल दिया। हो सकता है इनफर्टिलिटी का कोई मसला हो। माफ कीजिए, मैं कहती हूँ। वो कंधे अचकाकर कहता है, कोई बात नहीं, टूर करें। गैरी का पेंट हाउस अंबर के ऊबर अपार्टमेंट को भी बच्चा बना देता है। ये पेंट हाउस किसी दूसरी ही दुनिया का लगता है। लिविंग रूम कम से कम ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। एक कोने में एक पूरा बार है जिसके 6 पुराने स्टाइल के बार स्टूल्स हैं। लिविंग रूम भले ही क्लासिक फील देता है, लेकिन किचन पूरी तरह मॉडर्न है। शायद मार्केट का बेस्ट डिहाइड्रेटर भी यहीं हो। इस किचन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, डॉगलास कहता है, हाथ से किचन की चौड़ाई दिखाते हुए। परफेक्ट लग रहा है, मैं कहती हूँ। दिल ही दिल में दुआ करती हूँ कि ओवन के साथ कोई मैनुअल हो जो मुझे ये समझा दे कि डिस्प्ले के 24 बटन्स में कौन सा क्या करता है। एक्सीलेंट, वो कहता है। अब चलिए मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखाता हूँ। सेकंड फ्लोर? मैनहट्टन के अपार्टमेंट्स में सेकंड फ्लोर नहीं होता, लेकिन इस वाले में है। डॉगलास मुझे ऊपर ले जाता है और कम से कम आधा डजन बेडरूम्स दिखाता है। मास्टर बेडरूम इतना बड़ा है कि मुझे उस बेड को प्रॉपर्ली देखने के लिए शायद दूरबीन की जरूरत पड़ती। एक कमरा सिर्फ किताबों से भरा हुआ है। मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट का वो सीन याद आता है जब बेल को लाइब्रेरी में ले जाया जाता है। एक और कमरा ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दीवार सिर्फ पिलोज से भरी हुई हो। मेरा अंदाजा है वो पिलो रूम है। जब वो मुझे एक और कमरे में ले जाता है जहाँ एक आर्टिफिशियल फायर प्लेस है और पूरी एक दीवार पर न्यूयॉर्क सिटी का शानदार मंजर दिखाई देता है, तो हम आखिरी दरवाजे के पास रुकते हैं। वो कुछ पल रुकता है, हाथ उठाकर नॉक करने के लिए तैयार। ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, वो कहता है। वेंडी यहाँ रेस्ट कर रही है। शायद मुझे उसे आराम करने देना चाहिए। मुझे अफसोस है सुनकर कि आपकी बीवी बीमार है, मैं कहती हूँ। वो हमारी शादी के ज्यादातर वक्त से बीमार ही रही है, वो समझाता है। वो एक क्रॉनिक इलनेस का शिकार है। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे। कभी वो पुरानी वेंडी जैसी होती है और कभी बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। और कुछ दिन तो क्या? कुछ नहीं, वो एक कमजोर से मुस्कुराहट देता है। वैसे भी अगर दरवाजा बंद हो तो उसे अकेला छोड़ देना। उसे आराम की जरूरत होती है। मैं पूरी तरह समझ गई। डॉगलास कुछ देर तक दरवाजे को देखता रहता है। उसके चेहरे पर परेशानी का असर होता है। वो हल्की सी उंगलियों से दरवाजे को छूता है, फिर सर हिला देता है। तो मिली, वो कहता है, आप कब से काम शुरू कर सकती हैं।